हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सुपरफास्ट डिवीजन में थॉमस हार्डी वन लाइनर प्लस एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। द पुअर मैन एंड द लेडी वॉज द फर्स्ट नॉवल रिटन बाय थॉमस हार्डी। द पुअर मैन एंड द लेडी ये फर्स्ट नॉवल है थॉमस हार्डी का। इसको लिखा गया था 1867 से 1868 के बीच में, लेकिन ये कभी पब्लिश्ड नहीं हुआ। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इसका सब टाइटल है आ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल। इज द सेकेंड पब्लिश्ड नॉवल बाय इंग्लिश ऑथर थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी का सेकेंड पब्लिश्ड नॉवल है अंडर द ग्रीनवुड ट्री, जिसका सब टाइटल है आ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल। इसको पब्लिश करवाया गया था एनोनिमसली इन 1872। इट वॉज हार्डीज सेकेंड पब्लिश्ड नॉवल एंड द फर्स्ट ऑफ what was to become his series of बेसेक्स नॉवल। ये थॉमस हार्डी का सेकंड पब्लिश नॉवल है, लेकिन बेसेक्स नॉवल की सीरीज का ये पहला नॉवल है। थॉमस हार्डी हिमसेल्फ कॉल्ड द स्टोरी ऑफ द मेलिस्टोक क्वेर। थॉमस हार्डी को तो इसको कहते हैं स्टोरी ऑफ मेलिस्टोक क्वेर। तो आप याद रखिएगा, अंडर द ग्रीनवुड ट्री की सेटिंग मेलिस्टोक क्वेर में रखी गई है। द नॉवल फॉलो द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप ऑफ बेस्ट गैलरी म्यूजिशियन द मेलिस्टोक पेरिस क्वायर। इस नॉवल की स्टोरी है एक बेस्ट गैलरी म्यूजिशियन के ग्रुप की और मेलिस्टोक पेरिस क्वायर की। प्रिंसिपल कैरेक्टर्स देखते हैं इस नॉवल के। डिक डेवी, अ यंग मेंबर ऑफ द मेलिस्टोक क्वायर, इन लव विद फैंसी डे। फैंसी डे है द न्यू टीचर एट द विलेज स्कूल। मिस्टर मेबोल्ड, द न्यू विकार ऑफ मेलिस्टोक। मेलिस्टोक के पादरी का नाम है मिस्टर मेबोल्ड। रॉबर्ट पेनी, वन ऑफ द कोर आ बूट एंड शू मेकर बाई प्रोफेशन। अपने प्रोफेशन से ये शू मेकर है, रॉबर्ट पेनी। र्यूबेन डेवी, डिक फादर। विलियम डेवी, डिक ग्रैंडफादर। जॉफरी डे, फैंसीज फादर। फ्रेडरिक सिनर, आरिस फॉर्मर इन मेलिस्टोक and Dick's rival in the courtship of fancy. With the new structure came a new title under the greenwood tree taken from a song in Shakespeare's As You Like It, Act 2nd, Scene 5th. सब टाइटल है इसका आ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल। जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये जो टाइटल है, ये टाइटल लिया है थॉमस हार्डी ने विलियम शेक्सपियर का प्ले है एज यू लाइक इट से। अंडर द ग्रीनवुड ट्री वॉज पब्लिश्ड बाई टिंसले ऑन 15 जून 1872। इस नावल को पब्लिश करवाया गया था टिंसले के द्वारा 1872। इस नावल को पब्लिश करवाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में 1873 में होल्ड एंड विलियम्स के द्वारा। होरेस मॉल, होरेस मॉल जो कि थॉमस हार्डी के मेंटोर्स है और फ्रेंड्स भी है, उन्होंने इस नावल को कहा है प्रोज आइडियल। तो याद रखिएगा, अंडर द ग्रीनवुड ट्री को होरेस मॉल ने कहा है प्रोज आइडियल। इरविन ओहो, ये अंडर द ग्रीनवुड ट्री को लेकर कहते हैं अ काइंड ऑफ नेसेसरी प्रिक्वल एंड स्टेबलिशिंग मिथ फॉर द वर्ल्ड ऑफ बेसेक्स दैट हार्डी डिपेक्टेड इन सब्सिक्वेंटेड ट्रेजिक वर्क्स। इस नावल को लेकर वो तर्क करते हैं, कहते हैं कि इज अ फ्रेजाइल इवोकेशन ऑफ अ सेल्फ कंटेंट कंट्री वर्ल्ड दैट इन हार्डीज later fiction will come to seem distant and unavailable, a social memory by which to judge the troubled present. Far from the madding crowd, ये फोर्थ नॉवेल है थॉमस हार्डी का। इसको फर्स्ट पब्लिश करवाया गया था 1874 में। ओरिजिनली अपीयर्ड एनोनिमसली एज अ मंथली सीरियल इन कॉर्नहिल मैगजीन। और इसको ओरिजिनली पब्लिश करवाया गया था एक मंथली सीरियल कॉर्नहिल मैगजीन में एनोनिमसली। इस नावल की सेटिंग रखी गई है बेसेक्स इन रूरल साउथ वेस्ट इंग्लैंड में। इट डिस्क्राइब द लाइफ एंड रिलेशनशिप ऑफ बाथशेबा एवर्डीन। और ये नावल है, ये दर्शाता है लाइफ एंड रिलेशनशिप ऑफ बाथशेबा एवर्डीन। जो बाथशेबा एवर्डीन कैरेक्टर आता है इस नावल में, उसकी लाइफ और रिलेशनशिप को दिखाता है विलियम बोल्डवुड के साथ
एंड फेथफुल शेफर्ड गैब्रियल ओक के साथ, एंड द फेथलेस सोल्जर सर्जेंट फ्रैंक ट्रॉय के साथ। तो बाथशेबा एबरडीन की रिलेशनशिप क्या है विलियम बोल्डवुड के साथ, गैब्रियल ओक के साथ, फ्रैंक ट्रॉय के साथ, ये दिखाता है ये नावल। थॉमस हार्डी टुक द टाइटल फ्रॉम थॉमस ग्रे पोएम एलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड 1751। थॉमस हार्डी ने इस नॉवेल का जो टाइटल है वो लिया है थॉमस ग्रे की पोएम है एलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, जिसका ये पैराग्राफ है। यहाँ पे मैडिंग का मतलब है फ्रेंजी। लुकास्टा मिलर पॉइंट आउट दैट द टाइटल इज एन आयरोनिक लिटरेरी जोक। लुकास्टा मिलर है इस टाइटल को पॉइंट आउट करते हैं एक लिटरेरी जोक के लिए। इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, इन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में हार्डी ने मेंशन किए हैं फॉर फ्रॉम द मैटिन क्राउड के दो करेक्टर। पहला करेक्टर है फार्मर एबरडीन और दूसरा करेक्टर है फार्मर बोल्डवुड, दोनों ही हैप्पियर डेज में है। तो याद रखिएगा द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज नॉवेल में थॉमस हार्डी ने फॉर फ्रॉम द मैटिन क्राउड से दो करेक्टर मेंशन किए हैं। उन करेक्टर का नाम है फार्मर एबरडीन एंड फार्मर बोल्डवुड। विलियम बोल्डवुड is a prosperous farmer of about 40 who order बाथशेबा। विलियम बोल्डवुड 40 साल का किसान है जो कि बाथशेबा के प्यार करता है। सर्जेंट फ्रांसिस फ्रैंक ट्रॉय रिटर्न्स टू हिज नेटिव वेदरबरी एंड बाई चांस एनकाउंटर्स बाथशेबा वन नाइट। और जो फ्रांसिस फ्रैंक ट्रॉय है ये वापस आ जाता है अपने नेटिव टाउन वेदरबरी में और बाई चांस इसका सामना हो जाता है बाथशेबा से एक रात में। द रिटर्न ऑफ द नेटिव ये 6 नॉवेल है थॉमस हार्डी का। ये अपीयर हुआ था फर्स्ट टाइम बेलग्रेविया मैगजीन में। तो याद रखिएगा द रिटर्न ऑफ द नेटिव 6 नॉवेल है थॉमस हार्डी का और ये अपीयर हुआ था मैगजीन बेलग्रेविया में। बुक फर्स्ट में दिखाया गया है 3 वुमेन को। The novel take place entirely in the environs of एडगन हीथ। इस नॉवल की जो सेटिंग है वो रखी गई है एडगन हीथ में। द नरेटिव बिगिंस ऑन द इवनिंग ऑफ गाय फॉक्स नाइट। और इस नॉवल की जो शुरुआत होती है वो इवनिंग ऑफ गाय वॉक्स नाइट के साथ होती है। तो याद रखिएगा किस नॉवल की शुरुआत होती है गाय वॉक्स नाइट के इवनिंग में, तो द रिटर्न ऑफ नेटिव की होती है। बुक सेकंड में दिखाया गया है द अराइवल। यूस्टेशिया ड्रॉप्स बाइल्डीव व्हेन मिसेस यूब्राइट सन क्लीम अ सक्सेसफुल डायमंड मर्चेंट रिटर्न्स फ्रॉम पेरिस टू हिज नेटिव एगडन हीथ। यूस्टेशिया छोड़ देती है बाइल्डीव को जब मिसेस यूब्राइट का सन क्लीम यूब्राइट एक सक्सेसफुल डायमंड मर्चेंट होता है पेरिस में। अब वो पेरिस से लौटकर वापस अपने नेटिव टाउन एगडन हीथ आ जाता है। तो याद रखिएगा क्लिम यूब्राइट का जो प्रोफेशन है वो है डायमंड मर्चेंट का। बुक 6 में दिखाया गया है द आफ्टर कोर्स इज अ क्लासिकल सेंस ऑफ ट्रेजेडी। थॉमस हार्डी स्क्रूपुलसली ऑब्जर्व द 3 यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। थॉमस हार्डी ने ऑब्जर्व किया है 3 यूनिटीज टाइम प्लेस एंड एक्शन को। D.H. Lawrence see the novel as a study of the way communities control their misfits। D.H. Lawrence इस नावल को देखते हैं कि स्टडी के रूप में, स्टडी ऑफ वे कम्युनिटीज कंट्रोल देयर मिसफिट्स के रूप में इस नावल को देखते हैं D.H. लॉरेंस। क्लीमेंट जिसको शॉर्ट में क्लिम भी कहते हैं, क्लिम यूब्राइट अ मैन ऑफ अबाउट 30 साल का आदमी होता है क्लिम यूब्राइट, who give up a business career in Paris to return to his native एगडन हीथ। 30 साल का आदमी होता है ये, अपने बिजनेस करियर पेरिस में छोड़कर अपने नेटिव टाउन एगडन हीथ आ जाता है और बन जाता है एक स्कूल मास्टर। थॉमस हार्डी हिमसेल्फ गिव अप a successful career as a London architect and returned to his native Dorchester to become a writer। थॉमस हार्डी खुद छोड़ देते हैं एक सक्सेसफुल करियर को लंदन आर्किटेक्ट में
लंदन आर्किटेक्ट के रूप में एक सक्सेसफुल करियर जो थॉमस हार्डी थे वो छोड़ देते हैं और वापस आ जाते हैं अपने नेटिव टाउन डॉर्चेस्टर और वहाँ बन जाते हैं एक सक्सेसफुल राइटर। यूस्टेशिया वाई आ रॉवन हेयर्ड यंग ब्यूटी। थॉमस हार्डी ने डिस्क्राइब किया है यूस्टेशिया वाई को द रॉ मटेरियल ऑफ द डिविनिटी के रूप में। मिसेस यू ब्राइड क्लिम्स की मदर होती हैं। थॉमसिन यू ब्राइड क्लिम के कजिन एंड मिसेस यू ब्राइड की नीस। डेमोन बैल्डीव यूस्टेशिया फॉर्मर लवर एंड थॉमसिन्स फर्स्ट हस्बैंड। यूस्टेशिया का पूर्व का प्रेमी था डेमन बैल्डीव और थॉमसन का पहला पति। ही इज़ एन एक्स इंजीनियर who has failed in his profession and who now keeps an inn the quiet woman। यह एक एक्स इंजीनियर रहता है जो अपने प्रोफेशन में फेल हो जाता है लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो काम करता है एक इन में। इनका नाम रहता है द क्वाइट वुमेन। डिगोरी बेन आ रिसोर्सफुल मैन ऑफ 24 साल का आदमी रहता है डिगोरी बेन। एंड अ रीडलमैन एक रीडलमैन रहता है। A traveling seller of Riedel red chalk used for marking sheep. This event makes when something of a DX machine as well as a quasi magical figure। और ये इवेंट है, ये इवेंट बनाता है डिगोरी वेन को DX मशीना और साथ ही साथ क्वासी मैजिकल फिगर बनाता है। टिमोटी फेयरवे ये करेक्टर है इस नॉवेल के। गैनफर कैंटिल क्रिश्चियन कैंटिल ऑफरे ये करेक्टर याद रखिएगा। किस नॉवेल में कौन सा करेक्टर आया है ये आपको पता होना चाहिए। सुसैन ननसच यूस्टेशिया नियरेस्ट नेवर एंड द बिटरेस्ट एनेमी। जॉनी ननसच सुसैन सन अ यंग बॉय। चार्ली 16-year-old बॉय हु वर्क्स फॉर कैप्टन ड्रू। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जिसका सब टाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ करेक्टर लिखा गया था 1886 में थॉमस हार्डी के द्वारा। ये भी बेसिक्स नॉवेल पर ही बेस है। इट इज सेट इज अ फिक्शनल रूरल इंग्लैंड विद कैस्टरब्रिज स्टैंडिंग इन फॉर डॉर्चेस्टर इन डॉर्सेट वेयर द ऑथर स्पेंड हिज यूथ। ये भी इस बेसिक्स नॉवेल में से ही एक है। इसकी भी सेटिंग रखी गई है फिक्शनल रूरल इंग्लैंड में कैस्टरब्रिज के पास में, कैस्टरब्रिज में जो कि डॉर्चेस्टर में है जहाँ पे थॉमस हार्डी ने अपना बचपन बिताया था। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ वीकली सीरियलाइजेशन फ्रॉम जनवरी 1886। द नॉवेल इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ हार्डीज मास्टरपीस और इस नॉवेल को थॉमस हार्डी का मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है। ऐसा कंट्री फेयर एट बेडन प्रायर्स इन बेसेक्स। बेसेक्स में बेडन प्रायर्स में एक गांव का मेला लगा हुआ होता है। वहाँ पे माइकल हिंचार्ड जो कि 21 साल का हेयर ड्रेसर होता है वो तर्क करता है अपनी वाइफ सुसान के साथ। अब अपनी वाइफ को बेच देता है रिचार्ड न्यूसन के हाथों जो कि एक सेलर रहता है और 5 गिनीज में बेच देता है। साथ में अपनी बेबी डॉटर एलिजाबेथ जेन को भी बेच देता है। सुवर आर रिमोर्सफुल द नेक्स्ट डे और अगले दिन माइकल हेंचार्ड को पछतावा होता है और वह खोजता है लेकिन वो अपनी वाइफ और डॉटर को खोज नहीं पाता है और फिर वह कसम खाता है कि अगले 21 साल तक वो कभी भी शराब नहीं पिएगा। तो याद रखिएगा वह 21 साल तक शराब ना पीने की कसम खाता है। Believing the auction to be legally binding, Susan lives as Newson's wife for 18 years। और जो सुसान है तो न्यूसन की वाइफ के रूप में 18 साल तक रहती है। Susan discover that Henchard has become a very successful hay and grain merchant and mayor of Casterbridge, known for his staunch sobriety। सुसान डिस्कवर करती है हेंचार्ड बन जाता है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हे एंड ग्रेन मर्चेंट और बाद में मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज भी बन जाता है।
He is forced to break off an engagement with a woman named Lucetta Templeman. और उसको मजबूर किया जाता है कि लुसेटा टेम्पलमैन के साथ अपनी सगाई को तोड़ दे। लुसेटा टेम्पलमैन वही महिला है जो जब वो माइकल हेंचार्ड बीमार हुए थे उस टाइम इन्होंने देखभाल की थी एक नर्स के रूप में। डोनाल्ड फारफ्रे, a young and energetic Scotsman passing through Casterbridge help हेंचार्ड। डोनाल्ड फाफरे एक स्कॉट्समैन होता है जो हेल्प करता है हेंचार्ड की। प्रिंसिपल कैरेक्टर्स माइकल हेंचार्ड, सुसैन हेंचार्ड एंड रिचर्ड न्यूसन। एलिजाबेथ जेन फर्स्ट, ये डॉटर ऑफ सुसैन बाई हेंचार्ड और डाइज एज एन इन्फेंट। ये डॉटर होती है जो एलिजाबेथ जेन है फर्स्ट, ये डॉटर होती है सुसैन और हेंचार्ड की और बचपन में ये मर जाती है। एलिजाबेथ जेन सेकेंड, ये डॉटर होती है सुसैन एंड न्यूसन की और इसकी शादी हो जाती है डोनाल्ड फाफरे के साथ। डोनाल्ड फाफरे बिकम्स मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज आफ्टर हेंचार्ड। हेंचार्ड के बाद में ये बन जाता है मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, स्कॉट्समैन रहता है। लुसेटा टेम्पलमैन, नेटिव ऑफ जर्सी, हु हैज़ एन अफेयर विद हेंचार्ड। इसका अफेयर चलता है हेंचार्ड के साथ लेकिन शादी होती है डोनाल्ड फाफरे के साथ। जोशुआ जॉब, समटाइम्स मैनेजर विद अ ग्रज अगेंस्ट हेंचार्ड। द वुडलैंडर्स, ये भी नॉवेल है थॉमस हार्डी का। ये सीरियलाइज किया गया था 1886 से 1887 के बीच में मैकमिलन्स मैगजीन में। पब्लिश किया गया था इसको 3 वॉल्यूम्स में 1887 में। ये भी बेसिक्स नॉवेल की सीरीज का ही पार्ट है। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल वुडलैंड विलेज कॉल्ड लिटिल हिंटॉक। तो लिटिल हिंटॉक सेटिंग है द वुडलैंडर्स की, याद रखिएगा। द वुडलैंडर्स नॉवेल की सेटिंग रखी गई है लिटिल हिंटॉक पर। And concerned the effort of an honest woodsman, Giles Winterbourne, to marry his childhood sweetheart ग्रेस मिलबरी। जो गाइल्स विंटरबोर्न होता है शादी कर लेता है अपने बचपन के प्यार ग्रेस मिलबरी से। द नॉवल वॉज लेटर क्लासिफाइड बाई हार्डी फॉर द बेसिक्स एडिशन ऑफ हिज वर्क्स इन द प्राइमरी ग्रुप ऑफ नॉवेल्स ऑफ करेक्टर एंड एनवायरमेंट। और इस नॉवेल को रखा गया है नॉवेल्स ऑफ करेक्टर एंड एनवायरमेंट के कैटेगरी में। फ्लोरेंस इमली हार्डी, हिज सेकेंड वाइफ, recorded that in 1874 Hardy put aside a woodland story which 10 years later evolved into the Woodlanders. It was published as a serial in this magazine and in the American Harper's Bazaar in 1887. इसको पब्लिश करवाया गया था एक सीरियल के रूप में इस मैगजीन में और अमेरिकन मैगजीन हार्पर्स बाजार में पब्लिश करवाया गया था 1887 में। द वुडलैंडर्स वॉज वाइडली प्रेस्ड, इस नॉवल की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई है। इट वॉज डिक्लेयर्ड बाई द सैटरडे रिव्यू, और सैटरडे रिव्यू के द्वारा डिक्लेयर किया गया है 1887 में द बेस्ट नॉवल दैट हार्डी हैज़ रिटन। विलियम लॉयन फिलिप्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट नॉवल ऑफ हार्डीज नॉवेल्स। विलियम लॉयन फिलिप्स ने इस नॉवल के बारे में कहा है द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट नॉवल ऑफ हार्डीज नॉवेल्स। The late 19th century English author George Gissing read the novel in March 1888 with much delight, but felt that the human part is painfully unsatisfactory. जो लेट 19th सेंचुरी इंग्लिश ऑथर है जॉर्ज गिसिंग, इस नॉवल को पढ़ते हैं 1888 में और कहते हैं फेल्ट दैट द ह्यूमन पार्ट इज पेनफुली अनसेटिस्फैक्ट्री। द नॉवल रिमेन्ड अ पर्सनल फेवरेट ऑफ हार्डी, और ये नॉवल थॉमस हार्डी का फेवरेट नॉवल में से एक है। 25 years आफ्टर इट पब्लिकेशन, और इसके पब्लिकेशन के 25 साल बाद थॉमस हार्डी ने लिखा है कि ऑन टेकिंग अप द वुडलैंडर्स एंड रीडिंग इट आफ्टर मैनी ईयर्स आई लाइक इट एज अ स्टोरी बेस्ट ऑफ ऑल। बेसिक्स टेल्स, ये कलेक्शन ऑफ टेल्स है 1888 में आया था, थॉमस हार्डी के द्वारा ही लिखा गया है। 1888 में जब ये कलेक्शन आया था जब इसमें 5 स्टोरीज थी और ऑल प्रीवियसली पब्लिश इन पीरियडिकल्स, और सबको पब्लिश करवाया गया था एक पीरियडिकल के रूप में।
इसमें स्टोरीज का नाम है द थ्री स्ट्रेंजर्स 1883 में आई है, द विथर्ड आर्म 1888, फेलो टाउन्समैन 1880, इंटरलोपर्स एट द नैप 1884, द डिस्ट्रैक्टेड प्रीचर 1879। तो स्टोरीज का नाम याद रखिएगा, थॉमस हार्डी की स्टोरीज है, ये आप याद रखिएगा। 1896 में 1896 में रीपेंटिंग कराई थी इसको, और इसमें एक ऐड किया था 6 स्टोरी जिसका नाम है एन इमेजिनेटिव वुमेन 1894। टेस ऑफ द डी अर्बविल्स अ प्योर वुमेन, इसका सब टाइटल है अ प्योर वुमेन, 12th पब्लिश नॉवेल है थॉमस हार्डी का। तो याद रखिएगा टेस ऑफ द डी अर्बविल्स 12 पब्लिश नॉवेल है थॉमस हार्डी का। इसको पब्लिश करवाया गया था एक न्यूज़पेपर द ग्राफिक में 1891 में। उसके बाद में इसको बुक फॉर्म में पब्लिश करवाया गया था 1891 में 3 वॉल्यूम्स के साथ, और बाद में सिंगल वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था 1892 में। प्रिंसिपल कैरेक्टर्स देखिए इसके, टेस डर्वीविल्ट, ये नॉवेल्स रहते हैं, नॉवेल के प्रोटैगोनिस्ट है डेस टी डर्वीफील्ड। कंट्री गर्ल रहती है जॉन एंड जॉन डी डर्वीफील्ड, ये टेस के पेरेंट्स है। एलिजा लुइसा डर्वीफील्ड द एल्डेस्ट ऑफ द टेस यंगर सिबलिंग्स, एंजल क्लियर एंड एलेक स्टोक डी अर्बविल्स। एलेक स्टोक डी अर्बविल्स टेस का सेड्यूसर और रेपिस्ट रहता है एंड द फादर ऑफ अ चाइल्ड। मिसेस डी अर्बविल्स एलेक की मदर रहती हैं, और इसमें करेक्टर है मरियाना इज यूथ एंड प्रेटी ब्राइडल मिल्कमेड्स, ये सारे मिल्कमेड्स हैं, फ्रेंड्स हैं अब टेस के फ्रेंड्स भी है। रिविरेंड मिसेस क्लियर एंजल्स के पेरेंट्स है। रिविरेंड्स फिलिक्स एंड कथवर्ड क्लियर एंजल के ब्रदर्स है। मार्सी चैंट स्कूल टीचर whom एंजल्स फैमिली इनिशियली होप ही विल मैरी। तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर याद रखिएगा। टेस डर्बीफील्ड अ कंट्री गर्ल ऑफ 16 साल की लड़की होती है टेस, एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ जॉन डर्बीफील्ड एंड जॉन, और जॉन की सबसे बड़ी बेटी का नाम होता है टेस। When the local person tells John that Durbeyfield is a corruption of D. Urbervilles and that he is descended from an ancient Norman family, ये डिसेंडेंट होती है नॉर्मन फैमिली से। Alec D. D'Urberville, the son is attracted to Tess and finds her a job as his mother's poultry keeper. एलेक डी अर्बविल्स जो कि सन रहता है, ये टेस की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसको एक जॉब देता है अपनी मदर के पोल्ट्री कीपर में। वन नाइट ऑन द प्रिटेंस ऑफ रेस्क्यूइंग हर फ्रॉम अ फाइट, एलेक टेक्स हर ऑन हिज हॉर्स टू अ रिमोट स्पॉट एंड इट इज इम्प्लाइड दैट ही रेप्स। एक रात एलेक टेस को रिमोट स्पॉट एरिया पर ले जाता है, फिर उसके साथ रेप करता है। द फॉलोइंग समर, और अगले समर में टेस गिव्स बर्थ, टेस एक बच्चे को जन्म देती हैं, उसका नाम होता है सारो। सम ईयर्स लेटर्स, कुछ सालों बाद टेस फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट एज अ मिल्कमेड, कुछ समय बाद टेस को काम मिलता है एक मिल्कमेड का टैलबुथ देश डेयरी में। तो याद रखिएगा टैलबुथ देश डेयरी में मिल्कमेड का काम करती है टेस, जहाँ पे उसके पास्ट को लेकर कोई नहीं जानता है। सी फॉल्स इन लव विद एंजल क्लियर, वहाँ पर वह एंजल क्लियर के प्यार में पड़ जाती है। एंजल क्लियर एक अप्रेंटिस जेंटलमैन होता है फार्मर हु इज स्टडिंग डेयरी मैनेजमेंट, जो स्टडी करता है डेयरी मैनेजमेंट का। टेस रिटर्न्स होम while एंजल travels to Brazil to try farming there. टेस वापस अपने घर आ जाती है जब एंजल ब्राज़ील चला जाता है। टेस family soon exhaust the funds Angel has given her and she is forced to take field work at the starved farm of
फ्लिनकॉम्ब एस। जो पैसे एंजल क्लेयर ने टेस की फैमिली को दिए थे वो सारे खर्च हो जाते हैं, फिर उसको मजबूरन काम करना पड़ता है एक फ्लिनकॉम्ब एस के फॉर्म पर। तो ये फॉर्म का नाम याद रखिएगा, किस नॉवेल में ये आया है, फ्लिनकॉम्ब एस, ये आपको याद होना चाहिए। थॉमस हार्डी राइटिंग ऑफन एक्सप्लोर दैट he called the Ecce of Modernism, a theme not trivial in Tess. Life's Little Ironies. लाइफ लिटिल आयरनीज ये कलेक्शन ऑफ टेल्स है, थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ है 1894 में और रीपब्लिश्ड हुआ है ये स्लाइटली डिफरेंट कलेक्शन ऑफ द स्टोरीज फॉर द यूनिफॉर्म एडिशन में 1927-28। ज्यूड द ऑब्सक्योर, ये भी नॉवेल है, थॉमस हार्डी का है और इसको शुरू किया था दिसंबर 1894 में और उसको फर्स्ट पब्लिश करवाया गया था एक बुक फॉर्म में 1895 में। थॉमस हार्डी का लास्ट कंप्लीटेड नॉवेल है। इसमें प्रोटैगोनिस्ट है जूड फॉले, जो कि वर्किंग क्लास यंग मैन रहता है। ही इज अ स्टोन मेसन हु ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ स्कॉलर। इसमें जो प्रोटैगोनिस्ट रहता है जूड फॉले, जो कि वर्किंग क्लास यंग मैन रहता है, वो स्टोन मेसन का काम करता है, लेकिन उसका सपना होता है कि स्कॉलर बनने का। अदर मेन कैरेक्टर है उसकी कजिन का नाम होता है सू ब्राइडहेड, हु इज आल्सो हिज सेंट्रल लव इंटरेस्ट। द नॉवेल इज कंसर्न इन पर्टिकुलर विद इशू ऑफ क्लास, एजुकेशन, रिलीजन, मोरालिटी एंड मैरिज। ये इस नॉवेल की थीम है। यह थॉमस हार्डी का 14th एंड लास्ट पब्लिश्ड नॉवेल है। द नॉवेल टेल्स द स्टोरी ऑफ जूड फॉलो who lives in a village in southern England। ये स्टोरी है जूड फॉले की, जो रहता है गांव में, साउथर्न इंग्लैंड के गांव में रहता है। ही अर्न्स टू बी अ स्कॉलर एट क्रेस्टमिनिस्टर, और उसकी इच्छा है कि स्कॉलर बनने की क्रेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी में। आ सिटी मॉडल ऑन ऑक्सफोर्ड, जो कि मॉडल है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। एज अ यूथ जूड teaches himself classical Greek and Latin in his spare time। आज जो जूड फॉले है ये अपने आप ही सीखता है क्लासिक ग्रीक को और लैटिन को खाली समय में। while working first in his great aunt's bakery, और ये वर्किंग करने के साथ साथ वर्किंग करता है अपने आंट के बेकरी में भी ये काम करता है, पढ़ाई करने के साथ साथ ये काम करता है अपनी आंट के बेकरी में भी। विद द होप ऑफ एंट्रिंग यूनिवर्सिटी, उसे उम्मीद है कि वह एक ना एक दिन यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर पाएगा। जूड इज सेड्यूस्ड बाई आराबेला डॉन, आराबेला डॉन के द्वारा जूड फॉलो को सेड्यूस किया जाता है। आराबेला लीव्स जूड एंड लेटर इमिग्रेट्स टू ऑस्ट्रेलिया। आराबेला डॉन जूड फॉलो को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। आफ्टर आराबेला लीव्स हिम, आराबेला से छोड़ने के बाद जूड मूव्स टू क्रिस्टमिस्टर एंड सपोर्ट हिमसेल्फ एज अ मेसन। आराबेला जूड को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाती है और जूड वापस आ जाता है क्रिस्टमिस्टर में और सपोर्ट करता है खुद को एज अ मेसन, और मेसन के रूप में काम करता है वाइल स्टडिंग अलोन, और साथ साथ स्टडी भी करता रहता है। उसे उम्मीद है वो एक ना एक दिन प्रवेश कर पाएगा यूनिवर्सिटी में। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है जू ब्राइडहेड से। जूड introduce you to his former school teacher Mr. Flosson, whom she eventually is persuaded to marry despite the fact that he is some 20 years her senior। जूड फॉले इंट्रोड्यूस कराता है सू ब्राइडहेड को एक स्कूल टीचर मिस्टर फ्लॉटसन से। बाद में वह राजी हो जाती है मिस्टर फ्लॉटसन से शादी करने के लिए, जो कि 20 साल सीनियर रहता है उससे। लिटिल फादर टाइम इज द सन ऑफ जूड एंड हिज फर्स्ट वाइफ आराबेला डॉन। लिटिल फादर टाइम है ये सन रहता है जूड का और उसकी पहली पत्नी आराबेला डॉन का। द मॉर्निंग आफ्टर देयर अराइवल इन क्राइस्टमिस्टर, एक दिन लिटिल फादर टाइम आता है क्राइस्टमिस्टर में और वह मार देता है सुई के 2 बच्चों को और अपने आप भी फांसी पर लटक जाता है।
जूड becomes seriously ill and die within the year in Christminster. जूड बीमार हो जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है 1 साल के भीतर ही क्राइस्टमिंस्टर में. The novel explores several social problems in Victorian England, especially those relating to the institution of marriage, church, and education. Jude Christian faith contrast with Jew religious skepticism. जो जूड फॉले का क्रिश्चियन फेथ है वो कंट्रास्ट है जू ब्राइट हेड के रिलीजियस स्केप्टिसिज्म से. द पोएट C.H. सिसोन डिस्क्राइब करते हैं इसको हाइपोथेसिस एज द सुपरफिशियल एंड अब्सर्ड. अ पेयर ऑफ ब्लू आइज थर्ड पब्लिश्ड नॉवेल है थॉमस हार्डी के द्वारा और इसको फर्स्ट सीरियलाइज किया गया 1872-1873 के बीच में और टिंसले मैगजीन में ये पब्लिश हुआ है और इसको पब्लिश करवाया गया है बुक फॉर्म में 1873 में. थर्ड पब्लिश्ड नॉवेल है और फर्स्ट नॉट पब्लिश्ड एनोनिमसली. और ये फर्स्ट नॉवेल है जो एनोनिमसली पब्लिश नहीं हुआ है, मतलब इनके रियल नाम से पब्लिश हुआ है. मतलब अ पेयर ऑफ ब्लू आइज ये पहला नॉवेल है जो थॉमस हार्डी के नाम से पब्लिश हुआ है. थॉमस हार्डी इंक्लूडेड इट विद हिज रोमांस एंड फैंटेसी और थॉमस हार्डी इस नॉवेल को रखते हैं रोमांस एंड फैंटेसी के कैटेगरी में. The book described the love triangle of a young blue-eyed 19-year-old woman, Elfriede Swancourt, and her two suitors from very different background. ये स्टोरी इस बुक में दिखाया गया है लव ट्रिंगल को. एक यंग वुमेन रहती है 19 साल की वुमेन है जिसका नाम है एल्फ्राइड स्वैनकोर्ट. इनके 2 शूटर रहते हैं. पहले शूटर का नाम है स्टीफन स्मिथ और दूसरे शूटर का नाम है हेनरी नाइट. कैरेक्टर्स देखिए अब इसके. एल्फ्राइड स्वैनकोर्ट 19 साल की हीरोइन है, ये लड़की है. ही इज़ बोथ एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड इमोशनली नेम अ विक्टोरियन मिरांडा. इसको कहा जाता है विक्टोरियन मिरांडा. स्टीफन स्मिथ फर्स्ट शूटर है और हेनरी नाइट सेकंड शूटर है. नाइट इज आल्सो स्टीफन स्मिथ्स मेंटोर. A pair of blue eyes normally is categorized as one of the Hardy's minor works, a book with a few good points but a failure as a whole. The Tempest Major. द टेम्पेस्ट मेजर ये 7th पब्लिश नॉवल है थॉमस हार्डी का. सबसे पहले इसको पब्लिश करवाया गया था 1880 में और ये ओनली हिस्टोरिकल नॉवेल है थॉमस हार्डी का और इसको इंक्लूड किया गया है रोमांस एंड फैंटेसी के कैटेगरी में. इसमें हीरोइन है एनी गार्लैंड. उनके 3 शूटर हैं. जॉन लवडे, उसका भाई है बॉब एंड फेस्टस डेरीमैन. इस नॉवल की सेटिंग रखी गई है वेमाउथ ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर के दौरान. इसकी सेटिंग यहाँ रखिएगा. टेम्पेस्ट मेजर की सेटिंग रखी गई है वेमाउथ में नेपोलियन वॉर के दौरान. द नेपोलियन वॉर वॉज अ सेटिंग दैट हार्डी वुड यूज अगेन इन हिज प्ले. और जो नेपोलियन वॉर की सेटिंग है ये अपने दूसरे नॉवल में भी यूज़ की है द डायनास्ट में. द नॉवल ओरिजिनली अपीयर्ड in 1880 in the evangelical serial Good Words जनवरी दिसंबर. इसका कैरेक्टर्स देखिए. बॉब लवडे होते हैं एनी गार्लैंड स्क्वायर डेरीमैन. फेस्टस डेरीमैन. मैटिल्डा जॉनसन जॉन लवडे. जो जॉन लवडे है यही टेम्पेस्ट मेजर रहता है. तो आपको पता होना चाहिए टेम्पेस्ट मेजर का नाम क्या है जॉन लवडे. The story can be read as a variation on the tradition Harlequin did, which in turn came from an old Italian commedia dell'arte. In Victorian times, the Harlequinade had become a popular form of theatre, burlesque, and ballet. Desperate Remedies फर्स्ट पब्लिश नॉवेल है थॉमस हार्डी का और इसको कंसीडर किया जाता है सेंसेशन नॉवेल के रूप में. इसकी थीम है बाइगेमी, मर्डर, इलेजिटिमेसी, ब्लैकमेल, इम्पर्सनेशन.
इट वॉज रिलीज एनोनिमसली टिंसले ब्रदर्स इन 1871। इसको रिलीज किया गया था एनोनिमसली टिंसले ब्रदर्स के द्वारा 1871 में। आफ्टर हार्डी हैड ट्रेवल पब्लिशिंग हिज फर्स्ट नॉवेल, he was told to attempt a novel with a purely artistic purpose, giving it a more complicated plot than was attempted with his first unpublished novel. The publication of The Desperate Remedies was Thomas Hardy's breakthrough. In Desperate Remedies, a young woman, Cytherea Grey, डेस्परेट रेमेडीज़ में एक यंग वुमेन है जिसका नाम है साइथेरिया ग्रे। तो करेक्टर याद रखिएगा कौन सा करेक्टर किस नॉवल में आया है। मिस एल्डक्लिफ, द वुमेन whom her father had loved but had been unable to marry. Cytherea loves a young architect, Edward Springrove. The Well-Beloved, a sketch of a temperament, is a novel by Thomas Hardy. Spans 40 years and follow जोसलिन पियर्सन। तो याद रखिएगा जोसली पियर्सन किस नॉवल का करेक्टर है, तो द वेल बिलव्ड का है। आ सेलिब्रेटेड स्कल्प्टर हु अटेम्प्ट टू क्रिएट इन स्टोन द इमेज ऑफ हिज आइडियल वुमेन। जोसली पियर्सन एक मूर्तिकार होते हैं, वो एक पत्थर की मूर्ति बनाने का प्रयास करते हैं। इट वॉज सीरियलाइज्ड 1892, पब्लिश हुआ है एक बुक फॉर्म में 1897 में। टू ऑन अ टावर और रोमांस 1882, ये भी नॉवल है थॉमस हार्डी का। क्लासिफाइड बाय हिम एज अ रोमांस एंड फैंटेसी, और रोमांस एंड फैंटेसी की कैटेगरी में रखा गया है टू ऑन अ टावर को। इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ हिज माइनर वर्क। इट इज वन ऑफ द हार्डीज बेसिक्स नॉवल सेट इन लेट विक्टोरियन डॉर्सेट। Hardy places an epigraph at the beginning of this book. The epigraph is from Richard Crossaw poem Love's Horoscope. It reads, और इस नॉवेल में टू ऑन अ टावर में एपिग्राफ आया है, और ये एपिग्राफ लिया गया रिचर्ड क्रॉसॉ की पोएम लव्स होरोस्कोप से। इट रीड्स, और ये एपिग्राफ है, माई हार्ट हर आइज एंड सी have taught the new astrology, however love's native hours were set, whatever starry synod met. 'Tis in the mercy of her eye, if poor love shall live or die.